दोस्तों, आप सब ने पुरानी हवेलियों और बंद पड़े घरों में भूत प्रेतों के होने के बहुत से किस्से सुने होंगे, जिन्हें सुनकर आप भी सोचते होंगे कि अगर आपके शहर या गांव में भी कोई ऐसा घर होता तो आप उसे देखने ज़रूर जाते। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ किया सुमित ने। तो चलिए चलते हैं सुमित की कहानी पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज बाय रितेश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम आगे भी आपके लिए ऐसी खौफनाक कहानियाँ लाते रहेंगे। तो अपने अपने हेडफोन लगाएं और खो जाएं खौफ की दुनिया में। दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और मैं शहर में रहता हूँ। और आज जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ वह करीब 10 साल पुरानी है। गर्मियों की छुट्टियों में मैं अक्सर अपनी नानी के यहाँ जाया करता था। मेरी नानी एमपी के गांव में रहती हैं। मैंने सुना था कि वहाँ एक पुरानी हवेली है जहाँ अब कोई नहीं रहता। वह हवेली 40-50 साल से खाली पड़ी है। तो दोस्तों, जब मैं गांव गया तो मैंने गांव के अपने दोस्तों से पूछा कि क्या उन्होंने उस हवेली को देखा है। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि उन्होंने उस हवेली को देखा है। वह हवेली गांव से बाहर की तरफ जंगल में है। मैंने जब उनसे हवेली दिखाने को कहा तो वह मुझे हवेली दिखाने को तैयार हो गए और फिर हम सब लोग हवेली की ओर चल पड़े। हवेली की ओर जाते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि वह मुझे हवेली तो दिखा देंगे, पर उनमें से कोई भी उस हवेली में नहीं जाएगा और मुझे भी उस हवेली में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह एक भूतिया हवेली है। तो मैंने उनसे पूछा कि उन्हें किसने कहा कि वह भूतिया हवेली है। तो वह बोले उन्होंने गांव वालों से सुना है कि वह हवेली भूतिया है और उनके घर वालों ने भी उन्हें बताया है कि आज से तकरीबन 60-70 साल पहले एक जमींदार उस हवेली में अपने बीवी बच्चों के साथ रहा करता था। उस जमींदार के 2 छोटे बच्चे थे और उस समय इस इलाके में डाकुओं का बहुत ही ज़्यादा आतंक था। और फिर एक रात डाकुओं ने उस जमींदार की हवेली पर हमला कर दिया और जमींदार के आदमियों और डाकुओं में लड़ाई शुरू हो गई। पर डाकू काफ़ी ज़्यादा थे और उन्होंने अचानक हमला किया था, इसलिए जमींदार के आदमी उनका मुकाबला नहीं कर पाए और जल्दी ही मारे गए। पर इससे पहले कि डाकू हवेली में घुसते, जमींदार ने अपनी बीवी और बच्चों को हवेली के किसी गुप्त तहखाने में छिपा दिया, जहां उसका धन भी रखा था। और फिर जब डाकू हवेली में दाखिल हुए तो उन्होंने जमींदार को भी मार दिया और हवेली में लूटपाट करने लगे। पर काफ़ी ढूंढने पर भी डाकुओं को वह स्थान नहीं मिला जहां जमींदार ने अपनी बीवी और बच्चों के साथ अपने धन को छुपाया था। और फिर सुबह होने पर गांव के लोगों को इस वारदात का पता चला, पर हवेली में वह गुप्त तहखाना कहाँ है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी, जिस कारण जमींदार की बीवी और बच्चे उसी तहखाने में कैद होकर रह गए और उन्होंने भूख प्यास से तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। और तभी से उस जमींदार की बीवी बच्चों की आत्मा इस हवेली में भटक रही है। अपने दोस्तों की बात सुनकर मैंने हंसते हुए उनसे पूछा कि भला इस बात का क्या सबूत है कि हवेली में उन लोगों की आत्मा भटक रही है। यह गांव वालों का वहम भी तो हो सकता है। तो वह बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। उस घटना के बाद गांव के कई लोगों ने धन के लालच में रात के अंधेरे में इस हवेली में घुसने की कोशिश की,
पर सुबह उन सब की बुरी तरह कटी फटी लाश ही हवेली में मिली और गांव के कई लोगों का कहना है कि उन्होंने इस हवेली के पास से गुजरते हुए जमींदार के बीवी बच्चों के चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ें सुनी हैं। और दोस्तों, यह सब बातें करते करते हम लोग हवेली के सामने पहुंच चुके थे और अंधेरा भी घिरने लगा था। और फिर इससे पहले कि मैं अपने दोस्तों से कुछ कहता, हमें हवेली के अंदर से किसी औरत की एक तेज चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर हम सबके होश उड़ गए। और शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि इसके बाद हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ एक सेकंड भी रुक सके। हम सब लोग सर पर पैर रखकर वहाँ से भागे और सीधा गांव पहुँचने के बाद ही रुके। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? क्या वह हवेली वास्तव में भूतिया है या फिर वह सिर्फ गांव के लोगों का वहम है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अब चलते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ, जो हमें भेजी है विकी ने। मेरा नाम विकी है। मैं एक होटल में काम करता हूँ। यह बात तब की है जब मैं अपनी जॉब ट्रेनिंग देहरादून में कर रहा था। देहरादून में मेरी शिफ्ट बेसिकली दोपहर की होती थी, यानी दोपहर 1 से रात के 10 बजे तक। देहरादून जाने से पहले मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। दोस्तों, जब भी मेरी शिफ्ट ख़त्म होती उसके बाद हम लोग अधिकतर फ्री ही होते थे, तो हम लोग ज़्यादातर नाइट आउट मारते थे। तो एक बार हम लोग नाइट आउट के लिए सहस्त्रधारा के पास गए हुए थे। हम लोगों ने वहाँ बॉन फायर किया और इन्जॉय करने लगे। कुछ देर बाद हम लोगों ने गौर किया कि बॉन फायर की फ्लेम यानी आग कम हो रही है, इसलिए हम सब लोग आसपास लकड़ियाँ ढूंढने लगे। हम सब लोग ज़्यादा दूर नहीं गए थे, सब आसपास ही थे। तभी मेरे एक दोस्त को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वह काफ़ी घबरा गया और उसने उस वक्त किसी को कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहता था कि हम सबका नाइट आउट यानी कि पिकनिक बर्बाद हो जाए। वहाँ पर काफ़ी टाइम एंजॉय करने के बाद हम लोग करीब रात के 3 बजे रूम के लिए निकल गए। हमारे पास 3 बाइक थी, जिसमें से एक बाइक मैं राइड कर रहा था और मेरे पीछे मेरा एक दोस्त बैठा था। वहाँ पर उस समय रोड एकदम सुनसान थी। रोड के दोनों तरफ झाड़ियाँ थी। तभी मोटरसाइकिल चलाते हुए मैंने देखा रोड के लेफ्ट साइड में एक औरत चल रही है, वह भी काफ़ी धीरे धीरे। और जब मैंने उसे देखा तो मुझे काफ़ी अजीब लगा कि यह औरत इतनी रात में यहाँ सुनसान सड़क पर क्या कर रही है। जब मैंने उसके बारे में अपने दोस्त को बोला तो वह बोला, कौन सी औरत? मुझे तो यहाँ पर कोई औरत नहीं दिखाई दे रही। पहले तो मुझे लगा वह मजाक कर रहा है, पर वह फिर बोला, कसम से मुझे कोई नहीं दिख रहा है। तब पहली बार मुझे डर लगा और मैंने अपने दोस्तों से वहाँ से जल्दी निकलने के लिए कहा और फिर हम सब ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि हमें खतरा महसूस हो रहा था। हमने सोचा जितनी जल्दी हम घर पर पहुँच जाएं उतना अच्छा है। और फिर अगले दिन जब मैंने अपने दोस्तों को यह बात बताई तो उन्होंने बताया कि कुछ महीनों पहले वहाँ एक औरत की मौत हुई थी और तब से कई लोगों को उस रास्ते पर वह औरत दिख चुकी है। उसके बाद मुझे इन बातों पर विश्वास होने लगा। फिर कुछ दिनों बाद जब मैं लेट नाइट फुटबॉल मैच देख रहा था
तो मैंने देखा एक काला साया मेरे सामने से गुजरा। पहले तो मुझे लगा मेरा दोस्त होगा, और तभी मैंने देखा मेरा दोस्त तो सो रहा है और वहाँ पर उस वक्त हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था। तो उस दिन मुझे दोबारा यकीन हुआ कि भूत प्रेत और ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सच बताऊं तो उस रात वह काला साया देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। दोस्तों, अब चलते हैं आज की अगली कहानी की ओर, जो हमें भेजी है गुजरात की रहने वाली धरा शर्मा ने। आगे की कहानी धरा के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम धरा शर्मा है। यह बात तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद 1 महीना कब बीत गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं बहुत खुश थी और फिर अचानक माहौल बदलने लगा। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वहाँ कोई और भी है जो मुझे देख रहा है। जैसे जब मैं टीवी देख रही होती तो मुझे लगता जैसे अभी कोई यहाँ से गुजरा है, या कभी कभी लगता कोई मेरे पीछे खड़ा है। पर जब मैं पीछे देखती तो वहाँ कोई नहीं होता। मैंने अपनी माँ को भी फ़ोन पर यह सब बताया तो माँ बोली, ऐसा कुछ नहीं है, नया घर नया माहौल होने की वजह से यह सब तुम्हें महसूस हो रहा होगा। मुझे भी माँ की बात सही लगी तो मैंने आगे कुछ नहीं कहा। पर धीरे धीरे यह सब हरकतें बढ़ने लगी। कभी रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता और कभी बाथरूम का नल खुला मिलता। पर दोस्तों, मैंने इन सब बातों पर ज़्यादा गौर नहीं किया। और फिर एक रात की बात है, मेरे पति घर पर नहीं थे। वह काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे। मैं अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी और तभी अचानक टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे मैं चौंक गई और मैंने उठकर तुरंत टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। पर थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है, और वह जो कोई भी है कमरे में इधर उधर टहल रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बिस्तर पर कोई मेरे बगल में आकर लेट गया है। दोस्तों, रात के समय टीवी का अपने आप चलना और फिर कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होना, यह सब मुझे डरा देने के लिए काफ़ी था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रही। खुद को संभालने के लिए मैंने सोचा शायद यह मेरा वहम है। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे फिर से वही अनुभव हुआ, जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और मेरे बगल में लेटा शख्स करवट बदल रहा हो। और यह एहसास होते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। और फिर बहुत हिम्मत जुटाकर मैं बिस्तर से उठ खड़ी हुई और फिर मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन जब मेरी नज़र गद्दे पर पड़ी तो मेरा दिल दहल गया। गद्दा नीचे की तरफ दबा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान उस पर लेटा हुआ है। मैं चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। घबराहट में मैंने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंक दिया जहां से गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई हो और करीब 20 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब मुझ में थोड़ी बहुत हिम्मत बंधी
और मैंने पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सास को फ़ोन किया और मेरी सास तुरंत उसी वक्त मेरे कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी मैं उनसे कुछ बोल पाती कि मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा मेरी सास के पीछे एक औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी और उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। यह भयानक नज़ारा देखकर मैं वहीं बेहोश हो गई और फिर मेरी सास ने मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे, जिससे मुझे थोड़ी देर में होश आ गया और मैंने उन्हें यह सारी बात बताई। मेरी बात सुनने के बाद मेरी सास ने मुझे पानी पिलाया और अपने कमरे में ले गई। मैं रात भर उन्हीं के साथ सोई और फिर अगले दिन जब मेरे पति घर पर आए तो मैंने उन्हें यह सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर मेरे पति सोच में पड़ गए, पर उनके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उन्हें ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। फिर मेरे पति ने मुझसे कहा कि उन्हें भी एक दो बार महसूस हुआ है कि जैसे यहाँ कोई है और शायद यह उनकी पहली पत्नी की आत्मा है। दोस्तों, यहाँ मैं बता दूं कि मेरे पति ने हमें अपनी पहली शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए यह सब सुनकर मैं गुस्सा हो गई और फिर यह मुझसे माफ़ी मांगने लगी। और दोस्तों, अब कुछ हो भी नहीं सकता था और इन्होंने फिर मुझे बताया कि उन्हें यह केवल अपना वहम लगता था और फिर अब तक उस आत्मा ने इनके घर में किसी को भी तंग नहीं किया था, इसलिए उन्होंने इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, इसके बाद हमने यह सारी बातें पंडित जी को बताई और पंडित जी के पूछने पर इन्होंने बताया कि अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के अलावा इन्होंने उसकी आत्मा की शांति के लिए और कोई भी पूजा पाठ नहीं किया था। और फिर पंडित जी के कहने पर हमने अपने घर पर इनकी पहली पत्नी की आत्मा की शांति के लिए एक हवन कराया और उसके बाद मुझे कभी वह दिखाई नहीं दी और ना ही कोई अजीब चीज़ महसूस हुई, जो इस बात का सबूत था कि इनकी पहली पत्नी की आत्मा को अब शांति मिल चुकी है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड।